नमस्कार। पिछली छोटी कक्षाओं में आप लोग इस विषय में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो है उन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक है ठोस, जिसे सॉलिड्स कहते हैं, और दूसरा है तरल, जिसे फ्लूइड्स कहते हैं। ये डिस्कशन छोटी कक्षाओं में हम काफी बार कर चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा फ्लूइड्स के ऊपर या तरल के ऊपर ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तरल वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रवाह संभव होता है, जैसे द्रव यानी कि लिक्विड्स व गैसेस दोनों तरल पदार्थ हैं। ये आप सब पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो वर्गीकरण हमने ऊपर किया, ये बहुत स्पष्ट या क्लियर नहीं है। कुछ पदार्थ जैसे पिघला हुआ कांच, जिसे हम ग्लास भी बोलते हैं, डामर या पिच, लावा, ये कुछ उदाहरण है। इनका प्रवाह इतना धीमा होता है कि सामान्य समय अंतरालों में प्रवाह दिखाई ही नहीं देता, और ये जो है ठोस की भांति व्यवहार करते हैं। हम कुछ ऐसे तरल पदार्थों पर डिस्कशन करेंगे जिनमें प्रवाह फ्लो सामान्यतः प्रेक्षित होता है। ठोसों में निश्चित आकार व आकृति होती है और उन्हें दृढ़ पिंड मानते हुए उनकी गतिकी का स्टडी या अध्ययन पॉसिबल होता है। तरल पदार्थों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती तथा उनमें अपरूपक बलों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है। अर्थात मतलब इस चीज को हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि उनमें दृढ़ता यानी रिजिडिटी नगण्य होती है, बहुत कम होती है। वह अपरूपण गुणांक 0 होता है। ठोसों के लिए उन पर आरोपित बलों की दिशा के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन स्थिर अवस्था में तरल पर बल केवल उसके पृष्ठ के लंबवत ही लगाया जा सकता है, क्योंकि तरल स्पर्श रेखीय बल जो अपरूपण बल होते हैं उन्हें सहन नहीं कर सकता, और तरल की परतें ऐसे बल के प्रभाव में एक दूसरे के ऊपर फिसलने लग जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो आप लिख लीजिए। हेडिंग लिखिए, शानता। इंग्लिश में इसको कहेंगे विस्कोसिटी। इसको हम
कुछ इस प्रकार से परिभाषित या डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी कम गहरे पानी के तालाब अथवा कुंड में चलते हैं तो हमें चलने में एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध यानी कि एक रेजिस्टेंस फील होता है, अनुभव होता है। जब भी आप पानी में चलते हैं, पानी का लेवल कम होता है तो उसमें चलने में हमें एक गतिरोध महसूस होता है। ये हम अपने आम जीवन के एक्सपीरियंस से कह सकते हैं। यह प्रतिरोध प्रत्येक द्रव या तरल का एक विशिष्ट गुण है जो कि उसमें विद्यमान आंतरिक घर्षण बल को दर्शाता है। इसे हम शान बल या विस्कस फोर्स के नाम से पुकारते हैं। अपने डेली लाइफ में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ द्रव जैसे पानी, दूध, अल्कोहल आदि किसी ठोस सतह पर अल्प बाह्य बल के प्रभाव में या स्वतः ही मतलब अपने आप ही शीघ्र प्रवाहित होते हैं, मतलब उनका फ्लो अच्छा खासा होता है। तथा अन्य द्रव जैसे अब कुछ और द्रव का उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे ग्लिसरीन, शहद आदि उसी ठोस सतह पर उतने आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं। तो ये कुछ अंतर है जो हमें ऑब्जर्व होता है, जिसको हम नोट करते हैं। विशिष्ट द्रवों का भिन्न व्यवहार भी यही दर्शाता है कि उनमें आंतरिक घर्षण बल, जिसे हम शान बल या विस्कस फोर्स कहते हैं, वह विभिन्न द्रवों में कम या अधिक होता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमने ऑब्जर्व की है अपनी डेली लाइफ में। जिनमें इस बल का परिमाण कम, जैसे पानी, दूध आदि, वे शीघ्र प्रवाहित होते हैं तथा इनसे भरे ग्लास या बीकर, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर। मतलब जो ग्लास या बीकर हमने लिया है उनमें कोई छोटी स्टील की या शीशे की गोली को हम छोड़ते हैं ऊर्ध्वाधर, तो क्या होगा, वो शीघ्र गिरती है। जिनमें शान बल अधिक होता है यानी कि विस्कस फोर्स ज्यादा होता है, जैसे ग्लिसरीन, शहद आदि, ये शीघ्र से प्रवाहित नहीं होते हैं, फ्लो इनमें कम होता है। और उनमें स्टील की गोली या शीशे की गोली अगर हम छोड़ते हैं ऊर्ध्वाधर, अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली वो धीरे धीरे गिरती है। अब हम क्या करेंगे कि तरल पदार्थों के जो विभिन्न गुण हैं
उनको समझने के लिए कुछ परिभाषाएं यहाँ पर हम देंगे। इनको समझना आवश्यक है। जैसे आप हेडिंग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये कहेंगे जो पदार्थ प्रवाहित हो सकते हैं तरल या फ्लूइड कहलाते हैं। ये तो एक सिंपल सी परिभाषा है कि तरल या फ्लूइड क्या होता है। और इसके उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं द्रव यानी कि लिक्विड, और दूसरा है गैस जिसे हम गैसेस के नाम से लिखते हैं। अब आदर्श तरल क्या होते हैं उसकी परिभाषा आप लिखिए, ऐसे है। डेफिनेशन, परिभाषा डैश, ऐसे तरल जिनकी संपीड्यता, जिसे आप कंप्रेसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, तथा एक तो हो गया संपीड्यता और दूसरा लिखिए तथा शानता यानी कि विस्कोसिटी शून्य होती है, वे आदर्श तरल कहलाते हैं। अब शून्य संपीड्यता का क्या अर्थ है यहां पर, इसको आप ऐसे समझिए या चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं आप। शून्य संपीड्यता का अर्थ है कि तरल को दबाने पर इसके आयतन, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, अथवा घनत्व यानी कि डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति में प्राप्त अधिकांश जो द्रव हैं वो लगभग असंपीड्य माने जा सकते हैं। मतलब अपनी डेली रूटीन में हम जो देखते हैं द्रव, उनके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्हें दबाने पर उनके आयतन में नगण्य यानी कि बहुत कम, लगभग 0 परिवर्तन होता है। और इसके विपरीत अब हम बात करते हैं, इसके विपरीत क्या होता है। इसके विपरीत कुछ विशेष परिस्थितियों के सिवाय अधिकतर गैसें, जो ज्यादातर हम बात करते हैं कि ये गैस है वो गैस है, तो जो अधिकतर गैसें हैं पर्याप्त संपीड्य होती हैं। तो ये एक अंतर है जो इन दोनों में हम ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं। द्रव में और गैस में। अब हमने एक तो कहा था कि संपीड्यता शून्य होती है, दूसरा हमने कहा था शानता शून्य होती है। तो शून्य शानता का अर्थ है कि तरल की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति होते हुए भी उनके बीच कोई स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य नहीं करता है। शून्य शानता के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन एक ये भी बात है, व्यवहार में सभी तरलों, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स, में कुछ न कुछ शानता अवश्य पाई जाती है।
हम क्या कहेंगे नटशेल में, फाइनल में, रिजल्ट में? शानता, जिसे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। गैसों में कम तथा द्रवों में, गैसेस में तो कम होती है विस्कोसिटी, लेकिन द्रव जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड्स या द्रवों में अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हम इन दोनों में ऑब्जर्व करते हैं। थैंक यू।